नमस्कार नमस्कार मित्रों। नमस्कार तिवारी जी। जी मैं जरा चार्जिंग की केबल लगा दूं, 1 मिनट में आया। आवाज आ रही है? म्यूट कहाँ से करना है? ये करना है। म्यूट दबा दीजिए इसको। चाय तो नहीं है। म्यूट ऑफ है, मेनू चालू है। हाँ तिवारी जी, प्रणाम सर। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। मीनू जी कहाँ है? मीनू जी को नमस्कार। जी सर प्रणाम। आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको प्रणाम देख मीनू के। जी। जी मीनू जी, प्रणाम। बहुत दिन बाद आज आप आवाज सुनाई। जी सर कुछ पारिवारिक समस्या आ गई थी थोड़ा सा तो। अच्छा, और आप लोग पार सब हो कैसे गई? हैं? जी जी सब ठीक है हम अब। ठीक है, आप सुरक्षित है? जी जी अच्छे हैं सब। हेलो। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। अखिलेश जी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही शायद। हाँ नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार 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 अखिलेश जी, अखिलेश जी। नमस्ते। और नमस्कार मीनू दुबे मैडम, डॉक्टर मीनू दुबे मैडम नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। सर जी नमस्ते जी। वो को हमारा नमस्कार। कोऑर्डिनेटर की मीटिंग चालू, वो टॉक चालू हो गई। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ प्रकृति। आज मथुरा से कौन है जो मेडिटेशन म्यूजिक और शुरू में और बाद में प्ले करेंगे? नमस्कार सर, मैं मोनिका सर। हाँ है मोनिका जी। अच्छा, नमस्कार। हाँ व्यास जी, मोनिका जी हैं। ठीक ठीक ठीक, दिख गया सर, दिख गया। नमस्कार करता हूँ सर प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम सर। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूँ, डॉक्टर चौधरी जी। हाँ सर नमस्ते, नमस्ते सर, प्रणाम। तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ मैं। अनिल प्रणाम प्रणाम वाजपेयी जी को प्रणाम। वाजपेयी जी प्रणाम। अब दिखे आप। प्रणाम सर, सर प्रणाम सर। समय तो हो गया। जी सर। तो मेडिटेशन म्यूजिक ऑन करा जाए। जी सर। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ सर।
वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री भगविन्दम् ॐ देवेन्द्र मौलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणम्बुजरे नमः शरणं शरणं मीरा शरणं 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 मीरा शरणं। ॐ नमो प्रणवारथाय ॐ नमो शुद्धज्ञानैकमूर्तये ॐ नमो निर्मलाय प्रशान्ताय श्रीअरविन्दाय नमः श्रीअरविन्दाय नमः श्री अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समिति की पाक्षिक वार्ता की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कड़ी दिसंबर माह में शुरू हुई थी और अब मई के महीने में प्रवेश कर चुकी है और आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद गोयल जी के अथक प्रयासों के कारण ही निर्बाध रूप से बिना किसी व्यवधान के बिना किसी ब्रेक के अब तक चलती आ रही है और हमें आशा है कि आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी। आज के हमारे वक्ता डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी हैं। डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी हिस्ट्री के टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से संबद्ध है और सबसे बड़ी विशेषता डॉक्टर साहब की यह है कि नंबर 1 ही इज अ सेकंड जनरेशन डिवोटी। डॉक्टर साहब के फादर भी बहुत लंबे समय से श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े रहे हैं और शायद तब से जुड़े रहे हैं जब श्री अरविंद सोसाइटी का गठन भी नहीं हुआ था। इस बात की तो पुष्टि डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी स्वयं करेंगे। और दूसरी बात जो विशेषता है डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी की वो यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में श्री अरविंद सोसाइटी का एक बड़ा ही मजबूत खंभा बन के स्तंभ बन के डॉक्टर साहब है। कोई भी ऐसी गतिविधि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं होती है जिसमें डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी का योगदान ना होता हो या जिसमें वो अग्रणी रूप से अपनी भूमिका ना निभाते हो। ऐसे डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी को सुनना हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है और अधिक समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब को निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। उससे पहले मैं जो क्षेत्रीय समिति के चेयरमैन विष्णु प्रसाद गोयल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द यदि वो कहना चाहे तो कहें। गोयल साहब, आपका माइक बंद लगता है शायद।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? जी। जी। बहुत ही हर्ष का विषय है। प्रज्ञान जी आज हमारे वार्ताकार के रूप में है। पहले प्रज्ञान जी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको भान कराया कि प्रज्ञान जी, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। मैं नरेंद्र सिंह जी के व्यक्तित्व के रूप में आपसे बात करता हूँ। आप उनके सुपुत्र हैं और बहुत सी ऐसी यादें सजोए हुए हैं जो समय के काल में अब व्यतीत होती चली जा रही है। और क्योंकि नरेंद्र सिंह जी हमसे वार्ता नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने प्रज्ञान जी से स्पेशल प्रार्थना की थी कि उनके बहुत से स्मरणों को, जो जिन्होंने श्री प्रज्ञान जी की जिंदगी को प्रभावित किया है, उनको लेकर के हमको अवरुद्ध करें, हमको स्विच करें और हमें उस आनंद का अनुभव कराएं जिस आनंद से नरेंद्र सिंह जी सन 57 से मेरठ सेंटर को चलाए हुए हैं। शायद उत्तर प्रदेश में लखनऊ ब्रांच और मेरठ का सेंटर सर्वप्रथम थे। चरथावल से जो ज्योत और जो आवाज निकली थी, उस आवाज को इन्होंने ही आगे चलाया था और जन जन तक पहुंचाया। ऐसे प्रज्ञान जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के सब श्रोतागण उनकी वार्ता में वास्तव में आनंद ले सकते। प्रज्ञान जी, आपको मैं स्वागत करके आमंत्रित करता हूं वार्ता प्रारंभ करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुण नायक सर, मेरी आवाज आ रही है? अरे बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर्वप्रथम श्री माँ और श्री अरविंद को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस सभा के आयोजन में श्री विष्णु गोयल जी हमारे अध्यक्ष, श्री अरुण नायक जी और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ श्री विष्णु गोयल जी को कि जिन्होंने ये श्रृंखला शुरू की है, ये फोर्टनाइटली वार्ता की। शुरू में लग रहा था कि इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कौन सुनेगा और कहाँ हो पाएगी, लेकिन ये बहुत सफल रही। ये अभियान बहुत सफल चल रहा है और इसके माध्यम से खासकर कोविड की समस्या के दौरान हम सभी सेंटर से जुड़ पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ वो यही है कि हर सेंटर के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सब सेंटर समान रूप से एक समान नहीं है, सबकी उत्पत्ति और सबका विकास और सबके अनुभव अलग अलग हैं। और उन सब विविधताओं में से जो एक खूबसूरत चीज निकल कर आती है, जैसे खूबसूरत शेविन सोसाइटी का जो एक खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में एक प्रकट होता है, इस वार्ताओं से पता चलता है कि सबकी साधना में और सबके संगठन में सब लोगों ने जो भी परिश्रम किया है और जो भी उन्होंने साधना की है, वो सब चीजें प्रकाश में आती हैं। तो आज हम बात मेरठ सेंटर की कर रहे हैं, जो शेविन सोसाइटी में UC 11 के नाम से पंजीकृत है। तो जैसा भी अभी अरुण नायक जी ने बताया और विष्णु गोयल जी ने भी बताया सर ने, कि इस सेंटर में मैं कुछ भी कहने से पहले उन लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरा हूं कि जिन्होंने इस सेंटर के जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। काफी लोगों का उसमें योगदान है, जिसमें से एक मेरे फादर श्री नरेंद्र सिंह जी भी रहे हैं। और इन लोगों ने बहुत समय पहले से यहाँ पर एक मुट्ठी भर लोग श्री अरविंद और माँ की रचनाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब से श्री अरविंद योग प्रकाश में आया और श्री अरविंद आश्रम से बाहर लोगों को पता चला, तब से तुरंत तभी से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी दुनिया में, भारत में, अलग अलग क्षेत्रों में। और चाहे वो अनौपचारिक थी, लेकिन बहुत से लोग आकर्षित हुए थे और बहुत कम थे, वो आज भी बहुत कम ही है, ऐसी बात नहीं है संख्या की दृष्टि से हम ना देखें। लेकिन यहाँ मेरठ में इसका जो शुभारंभ है वो 1954 से हुआ, 1954 से। 1954 में यहाँ श्री अरविंद केंद्र के नाम से यहाँ इस सेंटर की शुरुआत हुई थी। ये बात सही है, अरुण नायक जी ने बताया कि शेविन सोसाइटी
शेविन सोसाइटी का जन्म तो 1960 में हुआ था, लेकिन उससे पहले से भी बहुत जगह जगह स्वाध्याय केंद्रों की तरह से बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो एकत्र होकर और शेविन और माँ की रचनाओं पर चर्चा कर रही थी। तो मेरठ का सौभाग्य है कि यहाँ पे ऐसे लोग थे, और उनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ श्री BBL कक्कड़, श्री SK रॉय, श्री JP तिवारी जी और श्री JP सूद और श्री विष्णु श्रीवास्तव जी, जिनमें से श्रीवास्तव जी और सूद साहब ने तो शेविन के भी दर्शन किए थे। या ऐसे लोग थे जिन्होंने शेविन के भी दर्शन किए थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम सबसे वो आचार्य अभयदेव का है, और जिनकी श्रद्धा और जिनकी निष्ठा की वजह से केवल मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी सेंटर्स हैं वो सब आचार्य अभयदेव के को श्रेय जाता है वहां पर बीजारोपण करने का। तो यहाँ अब सेंटर के साथ साथ हम कुछ अपने संस्मरण भी जोड़ना चाहेंगे, और ये सही बात है जैसा गोयल साहब ने कल मुझसे कहा था कि आप इसमें अपने फादर के जो भी संस्मरण है और पुराने लोग, बहुत से लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में भी मैंने कुछ चीजें जो उनसे जानी है मैं उनको आज जरूर डिस्कस करूंगा। वो बहुत ही दुर्लभ संस्मरण है। तो यहाँ मैंने जो जानकारी हासिल की कि सबसे पहले हमारे फादर ने, श्री नरेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि जब वो नगीना में, बिजनौर जिले में नगीना में एक इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास में थे 1947 में, तब उन्होंने एक लेख पढ़ा था धर्मयुग में श्री अरविंद के ऊपर। पहली बार उनका जो साक्षात्कार कि श्री अरविंद कौन है और क्या उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में सबसे पहले उनको उस लेख से पता चला। उसका लेखक का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद उनके अंदर जिज्ञासा हुई और उसके बाद में उन्होंने और थोड़ी बहुत जानकारी की। उसके बाद में वहाँ जो हमारा गांव है किरठल बागपत जिले में, वहाँ पे एक गुरुकुल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमारे फादर से कहा कि अगर तुम शेविन के बारे में जानना चाहते हो तो एक बहुत अच्छे योगी हैं आचार्य अभयदेव चरथावल के। तो हमारे फादर ने फिर उनको चिट्ठी लिखी और उनके भी जवाब आए, और जैसे जैसे ये पत्राचार बढ़ता गया वैसे वैसे इंटरेस्ट और रुचि बढ़ती चली गई शेविन योग में। और उसके बाद में फिर हमारे फादर ने हमें बताया कि 1950 में एक दिन प्रिंसिपल ने उनको बुलाया जब वो 11वीं क्लास में थे, सॉरी 11वीं क्लास में नहीं थे, शायद 12वीं में थे, 11वीं या 12वीं क्लास में थे। तो 1950 की घटना है कि प्रिंसिपल ने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कॉलेज की मैगजीन में शेविन के ऊपर एक लेख लिखा था। तो एक साल पहले उन्होंने कॉलेज की मैगजीन में शेविन के ऊपर एक लेख लिखा था और प्रिंसिपल बहुत विद्वान थे, उन्होंने पढ़ा होगा। तो उन्होंने 1950 में एक दिन उनको अपने प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें पता है कि श्री अरविंद आज इस दुनिया से चले गए। वो 5 दिसंबर का दिन था और उन्होंने फादर को बताया, नरेंद्र सिंह जी को, कि श्री अरविंद इस दुनिया को छोड़ के चले गए और इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा लेख पढ़ा था इसलिए आज तुम असेंबली में कुछ बोलो, श्री अरविंद के ऊपर कुछ बोलो। तो अब अचानक तो इतनी बड़ी एक खबर मिली उनको और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको। प्रेयर असेंबली में वो गए, वो कुछ बोलना शुरू ही किया था तो कहने कि मेरा गला भर आया और मेरे से बोला नहीं गया। तो उसके बाद फिर प्रिंसिपल ने ही उनकी बात पूरी की और फिर तो ये घटना उन्होंने बताई कि किस तरह से कॉलेज के स्तर से ही, मतलब मैं फादर की बात ही नहीं कर रहा, और भी जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग स्तरों पर अपने कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से ही श्री अरविंद से जुड़ने लगे थे और श्री अरविंद के बारे में जानकारियां हासिल करने लगे थे। ऐसे लोग धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए और इस तरह से मेरठ में एक शुरुआत हो गई छोटी सी, और जहां बैठकर लोग श्री अरविंद के ऊपर चर्चा करते रहे। और उसके बाद में जब 1952 में उन्होंने सबसे पहले चरथावल गए और फिर आचार्य अभयदेव से मुलाकात की, आचार्य अभयदेव को देखा और उन्होंने उनकी साधना की ऊंचाइयों को देखा। आचार्य अभयदेव भी बहुत उच्च कोटि के साधक थे, हालांकि वो आर्य समाजी थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक बार जब आश्रम गए और श्री अरविंद के साथ उनका पत्राचार भी है, बहुत से लेटर्स ऑन योगा में बहुत से उत्तर हैं जो उनमें से कई प्रश्न आचार्य अभयदेव के उठाए हुए हैं। और इसके अलावा भी
वो बहुत उच्च कोटि की साधना करते थे और धीरे धीरे एक दल बन गया आचार्य अभयदेव के साथ जुड़ने वाले सब लोग। तो फिर 1955 में सबसे पहले ये सब लोग एक साथ पौंडीचेरी गए और वहां से फिर शुरुआत होती है। तो 1954 में श्री अरविंद सोसाइटी का ये जो मेरठ केंद्र है ये आया और इसका जो इसमें बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत से लोगों का योगदान है। और मैंने बताया इनमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने श्री अरविंद के दर्शन किए थे। और जब जब ये लोग पौंडीचेरी जाते हर दर्शन दिवस पर वहां से आकर ये अपने अपने अनुभव लेकर आते थे और लोगों को बताते थे। उससे लोगों की रुचि अभिरुचि बढ़ती चली गई। और यहाँ पर इस लेवल पर एक सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट जो मुझे नजर आया तो मुझे बताया श्री नरेंद्र सिंह जी ने कि यहाँ पर ये लोग अकेले नहीं थे। आगे चल के जब इनकी मैरिज हो गई तो इनकी पूरी फैमिली मेंबर्स ये साधक अकेले नहीं थे, पूरी फैमिली बच्चों के साथ भी शामिल होते थे। जो भी मीटिंग्स होती थी संडे को आज तक चली आ रही हैं। अब देखिए करीब 67 साल हो गए हैं, आज भी संडे को मीटिंग होती है। हालांकि कोविड की वजह से बड़े आज कम लोग आते हैं, चाहे 3-4 ही हों। अब तो घर में तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में उस समय मेडिटेशन करते हैं। लेकिन संडे की मीटिंग्स का जो दौर है वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें और एक बात ये पता चली कि जब श्री अरविंद केंद्र के नाम से ये सेंटर खुला था तब आचार्य अभयदेव श्री माँ की ब्लेसिंग्स लेकर आए थे। श्री माँ ने अपने हाथों से लिखा था और उनके सिग्नेचर और लिखा तो किसी और ने था और वो मैसेज वही था, टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ, इट मस्ट बी द हार्ट ऑफ परफेक्ट सिंसेरिटी in total consecration to the divine, and let the flame of sincerity rise high above all falsehood and deceptions of the world. ये और इसके नीचे मदर के ओरिजिनल साइन थे। ये आचार्य अभयदेव पौंडीचेरी से खुद लेकर आए थे और तब 1954 में इस श्री अरविंद केंद्र की शुरुआत हुई थी। तो आज भी देखिए, आज भी हम बार बार जब कभी हमें लगता है कि हम थोड़े से हमारे अंदर सक्रियता कुछ कम है या कहीं कुछ हमारे अंदर पैसिविटी आ रही है तो मदर की जो सेइंग है इसको बार बार पढ़ते हैं, इट शुड बी ए प्योर हार्ट ऑफ सिंसेरिटी, परफेक्ट सिंसेरिटी। तो ये सब चीजें हमें दोहराते हैं और हमने देखा है कि ये छोटी छोटी चीजें सेंटर में उस 1-1.5-2 घंटे के अंदर जो भी हमारे फादर या बाकी जितने भी साधक गण हैं हर पूरे हफ्ते वो जो स्टडी करते हैं उसको फिर वो लेकर आते हैं और फिर यहाँ शेयर करते हैं। मैंने देखा है कि वो जो संडे में जो काम होता है तो साधना होती है उसमें उनके पिछले 1 हफ्ते की सारी साधना शामिल होती है। वो सब जो चाहे वो सावित्री से कुछ पढ़ा, किसी ने लाइव डिवाइन से पढ़ा, तो किसी ने 2 पंक्ति, तो कोई रिसाइट कोई करता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, सबके व्यूज मांगे जाते हैं। तो इस तरह से ये संडे की जो मीटिंग है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सत्संग बन जाता है। ये चीज कभी समाप्त नहीं हुई, ये कभी कम हो गई, ज्यादा हो गई। मेरे फादर ने बताया कि वो पॉलिटिक्स में आए 1977 में इमरजेंसी के बाद, तो भी सेंटर चलता रहा, सेंटर में कभी कमी नहीं आई। फैमिली के मेंबर्स में पड़े वो बाहर रहते थे तो भी बाकी लोगों ने संभाला। कई बार ऐसा भी हुआ है कि घर का एक भी सदस्य वहां नहीं है सिवाय मेरी मदर के और बाकी सब लोग बाहर से आते थे, लेकिन सेंटर में कभी कोई रुकावट नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर के पास में देखिए, हालांकि ये औपचारिक रूप से 1970 में बना, शेविन सोसाइटी से जुड़ा। सोसाइटी की शुरुआत तो हो गई थी 60 में, लेकिन 1970 के दौर में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग शामिल हुए शेविन सोसाइटी से जिन्होंने, जिसमें जेपी तिवारी जी जिन्होंने अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है लखनऊ में, और वो थे प्रोफेसर एस के रॉय और जो नाम मैंने बताए, वो सब लोग यहाँ पर एक दल बन गया। उन्होंने बहुत कोशिशें करी और यहाँ पर उन्होंने बहुत एक्टिविटीज बढ़ाई। तो तिवारी जी, प्रोफेसर एस के रॉय और नरेंद्र सिंह जी के टाइम में और श्री BBL कक्कड़, काफी दिनों तक उनके यहाँ भी मेडिटेशन होता था। तो ये 4-5 लोगों ने बहुत जान डाली इसमें। और यहाँ मैं देखता हूँ कि संगठन की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से ये सेंटर बहुत परिपक्व होता चला गया। तो वही सब चीजें आज भी हम देखते हैं तो उसे याद करके हम लोग सब आत्मविभोर हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 1960s में एक बार जब मेरठ में शुरुआत हो गई तो यहाँ पर लोगों का पौंडीचेरी जाना, इन सब लोगों का,
और वहां पे दर्शन, पहले बताते हैं कि मदर बालकनी में प्रतिदिन दर्शन देती थी। 1960 के बाद वो कम हो गया, लेकिन 60 तक मदर दर्शन देती थी डेली। तो वो सारी घटनाएं और सब जाके जो बताते हैं कक्कड़ साहब और नरेंद्र सिंह जी की मदर को टेनिस खेलते देखा, मदर को प्लेग्राउंड में देखा, वो सारी बातें हम लोग सुनते थे बचपन में। हालांकि अभी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ये तो खैर उस समय का हमारा तो 65 के बाद की बात हम बात करेंगे। लेकिन वहां से जो भी वो ट्रेजर लेकर आते थे पौंडीचेरी से, वो सब फैमिलीज में शेयर होता था। तो आप देखिए इट वॉज ए कलेक्टिव योगा। एक तो हमने ये सीखा शुरू से कि श्री अरबिंदो योगा इज ए कलेक्टिव योगा। इसमें हम लोग को सामूहिक रूप से योग करना है। सामूहिक मेडिटेशन की वैल्यू है। इंडिविजुअली आप जो कुछ करें, सब लोग मिलकर जब करेंगे तो चीजें ज्यादा सार्थक होगी। तो यहाँ फैमिली, बच्चे, मतलब 80 साल से लेकर और 2-2 साल तक के बच्चे बैठते थे, चाहे वो कुछ समझे या ना समझे। मैं भी जानता हूँ एक समय था कि जब हमारे लिए संडे का मतलब, मीटिंग का मतलब, हमारा इंटरेस्ट सावित्री में कम और प्रसाद में ज्यादा होता था। हम केवल ये देखते थे कि हमें खाने को क्या मिलेगा। हमारे लिए वही एक मार्क ऑफ आइडेंटिटी था, क्योंकि हम लोग इतने छोटे थे कि हम इन चीजों को नहीं समझते थे। लेकिन हमारे लिए बस ये है कि लोग आएंगे। और फिर मैंने एक और चीज महसूस की कि शेवन सोसाइटी से कि यहाँ जो साधक गण थे, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो पौंडीचेरी जाते थे और फिर धीरे धीरे पौंडीचेरी से यहाँ आगमन शुरू हुआ ऐसे ऐसे लोगों का कि जो वास्तव में मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि वो कितनी उच्च कोटि के लोग हैं। अभी हाल में मुझे दिगंबर जैन कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी सहयोगी है डॉक्टर अंशु अग्रवाल, वो हेड हैं साइकोलॉजी के। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप श्री अरविंद सोसाइटी से हैं, तो श्री अरविंद का इंटीग्रल योगा पर हमारे टॉपिक है सिलेबस में, तो आप उसको कवर करिए। तो मेरे को उन्होंने टॉक दी, तो मैंने देखा ना डॉक्टर इंद्रसेन की जो फिलॉसफी है वो आजकल हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है। और मैं वो जानता हूँ, वो डॉक्टर इंद्रसेन जो हमारे यहाँ आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे। और पौंडीचेरी में गया तो डॉक्टर इंद्रसेन के पास रुका, और इतना मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े व्यक्ति के साथ, उस समय मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का कि मैं किस कोटि के व्यक्ति के साथ घूम रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 1981-82 में पौंडीचेरी गया तो डॉक्टर इंद्रसेन के साथ समुद्र के किनारे टहलते थे। तो डॉक्टर इंद्रसेन कहते थे कि देखो बेटा, कि जब कभी आप खाली हो, फ्री हो, जब आप अपना सारे काम निपटा लें और आपके लेजर टाइम है आपके पास, तो आप कोशिश करो कि इटर्निटी को देखने की। ऐसी जगह जैसे यहाँ समुद्र है तो समुद्र के किनारे, अगर समुद्र नहीं है तो आकाश के नीचे लेट जाओ, और अगर आप किसी बड़े शहर में तो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे टेरेस से पहुंच जाओ और देखो, होराइजन को देखो, आकाश को देखो, इटर्निटी को देखो, समुद्र को देखो, जहाँ मतलब आपका माइंड इतना विस्तृत हो जाएगा। ये सारी चीजें डॉक्टर इंद्रसेन जैसे लोग हमें बताते थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ आगमन हुआ। डॉक्टर केशव देव आचार्य जी, वो उन्होंने लाइव डिवाइन का ट्रांसलेशन किया था। सर मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है सर? अरुण नायक सर, ओके। तो केशव देव आचार्य जी वो आके यहाँ महीनों रुकते थे हमारे पास में, और क्योंकि उनकी किताबें यहाँ से पब्लिश होती थी मेरठ से। डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी का, हालांकि वो सहारनपुर केंद्र से है, लेकिन उनका बहुत सारा रुझान मेरठ में रहता था, क्योंकि मेरठ में इंडियन प्रेस से वो सारी पुस्तकें, अदिति की और जितने भी प्रकाशन है, आशिर प्रकाशन की, सब पुस्तकों का प्रकाशन मेरठ से होता था। तो मेरठ प्रकाशन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं। तो सुरेश चंद्र त्यागी जी का तो स्नेह हमें बचपन से मिलता आ रहा है, और वो मुझे लगता है कि सहारनपुर में कहा, मेरठ में ही ज्यादा रहते थे। तो मेरठ में केशव देव जी आते थे और उनकी दिव्य जीवन प्रकाशित हुई, सत्य का रहस्य और गीता नवनीत प्रकाशित हुई। तो ढेरों किताबें यहाँ लगी रहती थी। वो हमसे भी काम करवाते थे, बेटा इसको यहाँ रखो, ये बंडल बनाओ। हम उस सब कामों में लगे रहते थे। पर हमने देखा कि ये जो काम चल रहा था, इसके माध्यम से मेरठ में चंद्रदीप जी आए, डॉक्टर इंद्रसेन आए और डॉक्टर एच महेश्वरी आए, कितने। और फिर जब वो आते थे हमारे पास रुकते थे, कितना प्यार मोहब्बत, हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्रेम वो हमको करते थे, इतना प्रेम। अब मैं आपको एक, जब संस्मरण की बात आ रही है तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में है। आचार्य अभयदेव जी के बारे में मैं कहूँ, आचार्य अभयदेव जी आते थे हमारे पास, रुकते थे। हमारे पास 3 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा बाहर होता था
और कोई गेस्ट आता तो आचार्य वेदेव उसी कमरे में रुकते थे और वो अक्सर जो है योगा करते थे, आसन भी करते थे और वो तेल की मालिश करते थे सारे शरीर पर। और हम बहुत छोटे थे, तो एक बार वो मालिश करते करते बड़ी जोर की धड़ाम आवाज आई। हमने देखा कि आचार्य जी बैठे बैठे गिर गए और उनकी जो कमर है वो किवाड़ से लगी और हमको बड़ा मजा आया। हालांकि उनको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमने देखा कि आचार्य जी हंस रहे हैं और अपने आप को संभालते हुए खड़े हो गए। लेकिन हमने उनके साथ उथम गुत्था भी होते थे और वो भी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। लेकिन हमने देखा कि जब वो गिरे और उनका जो शरीर उस किवाड़ से टकराया तो वो नई किवाड़ थी, उस पे एक बहुत बड़ा एक धब्बा बन गया, ऑयल का एक स्पॉट बन गया, उनकी कमर पूरा बड़ा धब्बा। तो आप यकीन मानिए कि 20 साल तक हमने उस किवाड़ पे पेंट नहीं करवाया क्योंकि वो आचार्य जी की निशानी थी। और वो 20 साल के बाद वो जो स्पॉट अपने आप धीरे धीरे छोटा होता चला गया, फेड होता चला गया, जब बिल्कुल गायब हो गया। करीब 20-25 साल तक हमने उस किवाड़ पे पेंट नहीं कराया। वो धब्बा जो था वो आचार्य जी, हालांकि आचार्य जी 1970 में चले गए थे, लेकिन उनकी निशानी आज तक हमारे बीच में है। और भी मैंने देखा कि आचार्य वेदेव बहुत शक्तिशाली थे, बहुत सिद्धियां उनको प्राप्त थी। एक बार एक आदमी था जो वो पागलों को भी ठीक कर देते थे। एक आदमी था जो मेंटली सिक था और उसने हमारे सामने आचार्य जी पर एक डंडा या कोई चीज उठाकर पत्थर और उन्हें मारने की कोशिश की। तो उन्होंने इस तरह से उंगली उठाकर देखा कि वो वहीं रुक गया और फिर वो बैठा रोने लगा। तो हम उन सारी, हालांकि उस समय तो हमारे लिए हर चीज एक हंसी मजाक था, हम बहुत नकल उतार देते उन सब घटनाओं की, कैसे आचार्य जी ने ऐसे देखा। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि इतनी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए है, देखिए आज मैं जो भी कुछ हूँ, आचार्य अभिदेव जो शेविंद उन्हीं के रूप में, उनके माध्यम से ही हमारे घर में आए। तो मेरा नाम तो एक्चुअल में आदित्य था, मेरे फादर ने मदर ने मेरा नाम आदित्य रखा था, लेकिन मुझे आचार्य वेदेव ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि नहीं, आदित्य नहीं है, ये प्रज्ञान है। और उन्होंने कहा था कि ईशावास्य उपनिषद से उन्होंने शायद ये प्रज्ञान शब्द उठाया और उन्होंने मेरा नाम प्रज्ञान दिया। तो मेरा जो भी आइडेंटिटी है, जो अस्तित्व है, वो आचार्य वेदेव के आशीर्वाद से। और एक मैं और संस्मरण आपको बताऊं कि आचार्य वेदेव ने 6 किताबें लिखी हैं, ब्राह्मण की कहू, एक योग यात्री और विनय पत्रिका। और इसके अलावा उस किताब के अंदर संस्करण है कि वो जब गुरुकुल में थे तो वो भगत सिंह को शरण देते थे। और उन्होंने लिखा कि एक बार मैं संध्या कर रहा था तो मेरे सामने एक सिख युवक आके रुक गया। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा, ये बात है 1928-29 की, गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य थे वो आचार्य वेदेव। तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं भगत सिंह हूँ। कहने लगे अच्छा, कहने लगे भगत सिंह, कहने लगे तुम्हें तो मैं पुलिस में दूंगा, पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। तो वो बोला भगत सिंह, कहने लगे आचार्य जी आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो अक्सर भगत सिंह उनके पास आता था और वो शरण देते थे। और वो अक्सर पूछते थे, भगत सिंह तुम अकेले क्यों आते हो? तो भगत सिंह कहता था, आचार्य जी कोई व्यक्ति इस लायक नहीं कि मैं उससे भरोसा कर सकूं, जब तक अकेला हूं तभी तक जिंदा हूं। फिर आप देखें उन दोस्तों ने ही धोखा दिया और वो सरकारी गवाह बन गए और फांसी हो गई। और एक आचार्य जी का जो एक संस्मरण है जो मौखिक रूप से सब जगह चलता है उनके भक्तों में, वो ये था कि एक बार आचार्य वेदेव भगत सिंह जी के साथ ट्रेन से कानपुर गए। कानपुर में भी बहुत एक्टिविटीज थी भगत सिंह की, जो HSR है, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई थी। तो आचार्य वेदेव के साथ वो गए, क्योंकि मेन चीज है कि आचार्य वेदेव आर्य समाज के बहुत बड़े योगी थे और भगत सिंह जी भी आर्य समाजी थे, ये एक कारण था। और भगत सिंह जी के साथ एक बार वो कानपुर गए और सुबह 4 बजे कानपुर के स्टेशन पे उतरे और वहां कोई तांगा नहीं था तो, और एक बहुत बड़ा ट्रंक था। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई हमें तो बहुत देर लगेगी, तो तांगा नहीं है, और उन्हें करीब 4 कोस चलना था। तो बताते हैं कि भगत सिंह ने कहा कि आचार्य जी आप, उन्होंने सिर पे अपने एक वो बनाई और ट्रंक अपने सर पे रखा और आचार्य जी को उठाकर ट्रंक पे बिठा लिया और 4 कोस तक वो पैदल चला भगत सिंह। ये बताते हैं कि, और चलते वक्त उसने कहा आचार्य जी को, आचार्य जी ट्रंक के ऊपर बैठे थे, उसने कहा आचार्य जी इन भुजाओं में इतनी ताकत भर दो कि पुलिस में अगर पकड़ा भी जाऊं तो मुझसे कुछ, पुलिस मुझे कितनी यातना दे, मुझसे उगलवा ना सके। ऐसे संस्मरण हमें आचार्य वेदेव जी से मिलते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य
कि मैंने ऐसे व्यक्ति की गोद में मैं खेला जिन्होंने मुझे छुआ, कि जिन्होंने भगत सिंह को छुआ, भगत सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अरविंद के साथ वो रहे, श्री अरविंद को स्पर्श किया। श्री महात्मा भाव हमारे लिए मेरठ सेंटर जो है वो हमारे लिए हमारी सारी आइडेंटिटी का मतलब एक मदर की तरह है। वास्तव में जैसे एक मदर होती है, वो शेविन ये एक सेंटर ही केवल केवल केंद्र ही नहीं है कि जहाँ संडे को मेडिटेशन हो, वो पूरी तरीके से सारे रात दिन हमारी सारी हमारे जीवन का पूरा सार उस सेंटर से हम दिखते हैं। फिर मैंने आपको बताया, देखिए ऐसे बहुत से संस्मरण हैं जिसमें केशव देव आचार्य जी की बात मैंने बताई, डॉक्टर इंद्रसेन की बातें बताई, और इसमें जो फिर हम ये देखते थे कि हमारे फादर नरेंद्र सिंह जी और तिवारी जी और कक्कड़ साहब इन सब की मीटिंग्स कराते थे, जो साधक पौंडीचेरी से आते थे। फिर इनकी पहले तो हमारे घरों में मीटिंग होती थी, जहाँ लोग आते थे, और उसके बाद फिर इनकी मीटिंग्स जगह जगह ऑर्गेनाइज होती थी। और मैं ये देखता हूँ कि हमारे फादर बताते हैं कि हमें माँ के काम में जो वो मदर की बातें हमें बताते हैं कि मदर के काम में कभी कोई बाधा नहीं हो सकती। फिर भी वो जो प्रेयर हम पढ़ते हैं, आप देखिए मदर की 23 अक्टूबर 1937 की जो प्रेयर है, ग्लोरी टू दी ओ गॉड, grant that nothing be thy obstacle in thy work। हे सर्वविनाशक का प्रभु, कोई भी कार्य तेरे को, हमारी कोई भी गतिविधि तेरे कार्य में बाधक ना हो। वो प्रेयर 1954 से हम लोग पढ़ते हैं, हमारी शुरुआत उसी से होती है। और उस प्रेयर में मैं अगर आप कहेंगे तो पढ़ के आप पढ़ सकते हैं, उस प्रेयर में सारा श्री अरविंद योग है। इतने सरल वो प्रेयर और मेडिटेशन नहीं है, एक्चुअली किसी को अगर श्री अरविंद योग समझना हो तो इन प्रेयर्स में इतनी सरलता से वो उसी प्रेयर में सब कुछ है, उसकी एक एक लाइन पर घंटों डिस्कशन हो सकता है। हमारी कोई भी कार्य, हमारा कोई भी विचार तेरे कार्य में बाधक ना हो, हम हर समय बस तेरी इच्छा को पूर्ण करें। ग्लोरी टू दी ओ गॉड, ग्रांट दिस ग्रांट दैट। तो वो प्रेयर जो है, उस प्रेयर से हमें ये पता चलता है कि मदर के काम में कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई बाधा आएगी तो ज्यादा टिक नहीं सकती। और आप देखिए आज भी 67 साल में भी हमारे सेंटर के पास एक नया पैसा भी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। कई बार मैंने कोशिश की, अब सब लोगों से कहा कि क्यों ना हमारे पास एक मेडिटेशन हॉल हो, क्यों ना हमारे पास रेलिक्स हो, तो हम रेलिक्स नहीं ला सकते, सब जगह हम रेलिक्स देखते हैं। तो देखिए जो हमारे साधक हैं पुराने, तिवारी जी हैं, कक्कड़ साहब, हमारे फादर नरेंद्र सिंह जी, ये कहते हैं कि देखो बेटे कि एक बिल्डिंग बना के क्या करोगे, सब कुछ मदर का है। आप देखिए जहां जाओगे हर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वास्तव में आप देखिए कि जितनी मीटिंग्स होती थी आज तक कहीं किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती। आप देखिए अभी हमने सेमिनार कराया था 16-17 में, गोयल साहब दानी जी आए थे, मेरठ कॉलेज में आया था। मेरठ कॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा सेंटर, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट किसी। और फिर आप देखिए कि जब यहाँ इतने बड़े बड़े लोग शामिल हो गए, तब एक वाइस चांसलर थे मेरठ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माथुर, वो ही मेंबर बन गए। और वो कह रहे हैं मुझे बताओ कहाँ, तो पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ जाते जिस कॉलेज में वहां मीटिंग्स होती। आज लोग पैसा मांगने लगे, आप देखिए बड़ी परेशानी होती है, हर जगह लोगों के पैसा मुंह लग गया है। अब सब लोग पैसे देने पड़ते हैं हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, पहले सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और खैर वो अलग जमाना था, वो जमाना फिर वापस आएगा। मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं के बाद में फिर लोग जागेंगे और वही सब चीज, वो गोल्डन पीरियड था जिनके संस्मरण आज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि पौंडीचेरी के माध्यम से श्री अरविंद मेरठ केंद्र में जिन लोगों का आगमन हुआ, और एक डॉक्टर श्री के खन्ना आज भी फ्रीडम फाइटर है, 95 ईयर ओल्ड। आज भी आप देखिए वो अभी 2 साल पहले पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में अपना घर देखकर आए जो पार्टीशन में। खन्ना साहब वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन का सारा जीवन माँ के प्रति समर्पित है। तो सब लोग मैंने देखा कि अपने विभिन्न पदों पे काम करते हुए भी ये ऐसे लोग थे जिनका सारा जीवन केवल माँ के प्रति समर्पित था। मेरे फादर देखिए पॉलिटिक्स में आए इमरजेंसी के बाद। एक्चुअली वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स से बहुत नफरत करते थे, पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है। तो इमरजेंसी में एक लॉयर होने के नाते उनको इतने मुकदमे लड़ने पड़े फ्री में, तो जबरदस्ती लोगों ने उठाकर उनको टिकट दिलवा दिया। चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ गए और जनता पार्टी में टिकट मिल गया। 2 बार तो इलेक्शन उन्होंने खुद लड़ा, 3 बार उनको जबरदस्ती लड़ाया गया। 5 बार उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा छपरौली से, और 5 बार आप श्री माँ की कृपा से बिना किसी पैसे के, और पता नहीं कहाँ से पैसा आता था,
कहाँ से चंदा आता था। आज आप देखिए, आप 5 करोड़ रुपए खर्च करके भी प्रधानी के चुनाव में भी लोग 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जबकि इन लोगों का जो दौर था, कोई भी काम जिन्होंने किया वो माँ की कृपा से बिल्कुल केक वॉक बन के अपने आप होता चला गया। और ऐसे-ऐसे संस्मरण मैं आपको बताता हूँ, ऐसे-ऐसे साधक थे, जो लोग परेशान रहते हैं कि हमारी 4 लड़कियाँ हैं, कैसे शादी होगी? तो वो बताते हैं उनके जीवन में कहीं से रिश्ता अपने आप आ गया, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। सब उनके सारे ऐसे-ऐसे काम जिसपे दुनिया जिसे बोझ मानती है, श्री माँ की कृपा से अपने आप होते चले गई। तो ये सारी चीज़ें जब लोग यहाँ शेयर करते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को मैं याद कर रहा हूँ। अब इसी दौर में देखिए 1960-70s में यहाँ काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स हुए। तो यहाँ आप देखिए जो साधक गण थे वो साधना भी करते थे और साधना में बहुत चीज़ों को जीवन में लागू भी करते थे। और इसके अलावा संगठन की दृष्टि से भी कमज़ोर नहीं थे। मैंने बताया तिवारी जी जब आए और तिवारी जी वाइस प्रेज़िडेंट बने स्टेट कमेटी के, और उन्होंने आप देखिए कितने केंद्र खोले, कितना काम किया। और ये जितने भी केंद्र हैं आचार्य वेदेव जी की कृपा से भी वो सब उसमें तिवारी जी ने जान भरी इसमें। श्री जेपी तिवारी जी अभी 7-8 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत बड़ी शक्ति थी और ऐसे-ऐसे वो लोग जो थे उन्होंने हमें सिखाया। हम लोग इन्वॉल्व रहते थे इन सब चीज़ों में। कितनी चीज़ें हमें समझ में आती थी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अभी अरुण नायक जी ने गाज़ियाबाद में एक मेले में एक स्टॉल लगाया, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। कितनी उन्होंने अकेले मेहनत करी, दुनिया भर का प्रचार सामग्री बनाई, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, वो बहुत कुछ किया उन्होंने। मुझे याद आया कि नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में, तो नौचंदी के मेले में ये फैसला हुआ कि श्री अरविंद का भी एक स्टॉल होगा। और आप जानते हैं कि नौचंदी के मेले में बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं और वो सब लोगों ने बड़े-बड़े स्टॉल लिए, तो समझ में नहीं आया कि हमारा स्टॉल कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ होगा। मेले में बहुत दूर, पूरे 1 डेढ़ महीना चलता है मेला, पूरे उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला है। और यहाँ सब सब लोकल इंडस्ट्रीज़ की बहुत, तो ये नहीं था। उसके बाद आप देखिए कि मदर की कृपा की जो लॉटरी थी, उसमें पहला स्टॉल शिवन सोसाइटी को मिला। यानी कि आप जैसे ही नौचंदी के मेले में घुसते हैं, तो लेफ्ट साइड में पहला स्टॉल वो मिला हमको। और आप देखिए कि हम पूरे महीने वहाँ रोज़ शाम को पहुँच जाते थे और वहाँ बैठते थे। और यहाँ पर हमारे एक बहुत उच्च कोटि के साधक थे, श्री मिश्रा जी। उनके 2 बेटे थे, शिव जी एंड श्याम जी। उनका जो एक बेटा था वो पेंटिंग करता था। तो आज जब मेला लगा तो ये था कि मेले में लगाने के लिए कोटेशंस, तो सब हमारे घर में बैठ के चार्ट काटे जाते थे। मैंने चार्ट काटे और वो पेंट कर रहे थे। अब वो पेंट करते थे तो वो कोटेशंस नेचुरली उठाते थे। और उसमें मैं यूँ बता रहा हूँ कि सावित्री तो देखिए बहुत पहले से पढ़ी आती थी, हमारी कुछ समझ में नहीं आता था। हम रिसाइट भी करते थे, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन उस मेले में एक पंक्ति जो थी, जो एक ही लाइन की पंक्ति थी, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टचेस देयर। और इसको चिपकाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, मुझे, क्योंकि मैं छोटा था, मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे जहाँ चिपकानी थी। मुझे इतनी मेहनत की तो वो पंक्ति मुझे याद हो गई और उसके साथ सोचते-सोचते वो केवल वो चिप्पी नहीं चिपकाई, वो मेरे हृदय में ऐसी चिपकी कि वहाँ से मेरी सावित्री के साथ मुझे लगा कि सावित्री में कुछ ऐसा भी है जो मेरी समझ में आ सकता है कि ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टचेस देयर। ईश्वर का संपर्क है तो क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये फेथ जागा कि ये सब ऐसे ही नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सब हमें केवल पूजा पाठ करनी है, बल्कि हमारे जीवन से गहरा संबंध है, हम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा जो यहाँ की साधना में, मेरठ सेंटर में, कि सबसे ज्यादा जोर इस बात पे होता था कि मदर और श्री अरविंद जो है, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, वो अलाइव है ऑल द टाइम ही इज अलाइव। और वो सेइंग्स मदर की पढ़ी जाती थी कि कभी भी आप ये मत समझना कि श्री अरविंद इज नो मोर, श्री अरविंद इज ऑलवेज अलाइव एंड एक्टिव, and mother is the eternal president, mother is the infinite president of Shivan society। जब सोसाइटी का कोई भी काम होता है तो वो उपस्थित होती हैं। तो ये जो फेथ है, ये जो हमारी श्रद्धा जागी, और इसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान। फिर यहाँ देखिए कॉन्फ्रेंसेस हुई मेरठ में, और जो मुझे याद है कॉन्फ्रेंस 1979 में, जिसमें नवजात जी आए थे, भाई जी जो पहले चेयरमैन थे, वो आए थे। और उनके साथ आप सोच सकते हैं, वो फोटो भी रखे मेरे पास में। तो और कौन कौन लोग आए देखिए, उनके साथ में श्री महेश्वरी जी, श्री डॉक्टर इंद्रसेन आए, और देवदत्त जी जैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं और इतने बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए। और वो सब लोग किसी ना किसी के घरों में ठहरते थे, कोई होटल नहीं होता था। और इस तरह से
हम फिर यहाँ हर केवल 3-4 दिन पहले लोग आ जाते थे, पूरे हफ्ते 10 दिन तक माहौल ऐसा रहता था। कॉन्फ्रेंस आजकल थोड़ी हमारी कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा मैकेनिकल हो गई। देखिए अभी हमने जरथावल में जो कॉन्फ्रेंस की 1916 में, अब देखिए उसमें भी करीब 4.25 लाख रुपए खर्च हुए। वो भी पता नहीं कहाँ से आया पैसा, वो भी माँ की कृपा है, इस सुविनर से और जो भी हमने समर्पण निकाला। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पहले 5,000 10,000 रुपए में काम हो जाता था। सब लोग किसी ना किसी घरों में ठहर जाते थे और बहुत बहुत उच्च कोटि की वहां पर भाषण होते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अ, नवजात जी के आने से और फिर बहुत फर्क पड़ता था। यहाँ ये सेंटर्स बहुत ज्यादा, ये जो प्रेरणा आचार्य अभयदेव की मिली चरथावल की और साथ में इन श्रद्धालुओं को आना, इससे हम देखते हैं कि ये हमारा सेंटर को बहुत कुछ, बहुत तत्व मिलता था, इतनी ऊर्जा मिलती थी। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक नाम है अनिल बरन राय, आर्य अनिल बरन राय, जो क्रांतिकारी थे और शेविन के सहयोगी थे। वो भी एक बार आचार्य अभयदेव के साथ मेरठ आए और आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श हम लोगों ने किए या हमारे घरों में पड़े, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मैंने एक चीज देखी कि हमारे जो सेंटर में, एक तो वो सेंटर हमारा जो है बहुत बहुत सब लोग बहुत खुले दिमाग के थे, बहुत ओपन माइंडेड। यहाँ तरह तरह के लोग आते थे जो आपस में, चाहे वो किसी की श्रद्धा करते हो। आप सोच के देखिए, यहाँ कम्युनिस्ट लोग, ऐसे लोग आए यहाँ। कॉमरेड राम शरण, आप सोचिए, जो मेरठ कंस्पिरेसी केस में 1929 का जो कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिश पीरियड में इनको सजाएं हुई थी, उनमें वो मुलजिम थे। इतने बड़े क्रांतिकारी राम शरण दास हमारे सेंटर से जुड़े। और आप सोच के देखिए कि कम्युनिस्ट जो कि नास्तिक होते हैं, उन्होंने जब लाइव डिवाइन को पढ़ा, ये तो खैर मुझे याद नहीं है, तिवारी जी और हमारे फादर बताते हैं कि जब उन्होंने राम शरण दास जी ने लाइव डिवाइन पढ़ी तो उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स अधूरा रह गया, और श्री अरविंद, अगर कार्ल मार्क्स के साथ श्री अरविंद योग को जोड़ दिया जाए तो बस सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो वहां उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स से गलती हो गई कि वो श्री अरविंद वाले जो पर्सपेक्टिव को एसिमिलेट नहीं कर पाया। ये विचार में एक उनके दे रहा हूँ, जो रामशरण जी, कॉमरेड रामशरण। तो यहाँ मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, सब ओपन था। कोई भी, मुस्लिम्स भी आए हमारे यहाँ, या ऐसे से भी लोग आए। और आज उनके बेटे हैं श्रीपाल सिंह, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, वो भी बहुत लेख लिखते हैं। एक आजकल हमारे यहाँ समाजवादी, वो भी कॉमरेड है, प्रभात कुमार आए, IAS ऑफिसर हैं, वो भी आते हैं। तो वो वहाँ आते हैं, दुनिया भर की बहसें होती है। तो मैंने देखा कि जो एक ओपननेस है, उससे बहुत फायदा हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि केवल एक केंद्र या एक मैकेनिकल सेंटर ही नहीं, बल्कि हमारा मेरठ जो सेंटर है वो बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा था। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये कार्य क्षेत्रीय स्तर पर होता चला गया। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। अब तो जब से गोयल साहब ने, दानी जी ने और अरुण नायक जी ने, जब से हमारा नोएडा ब्रांच आई है, तब से तो आप सारा ही रुख बदल गया। तो बहुत कुछ काम हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है और हमारा मेरठ में कम और दूसरे क्षेत्रों में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि जो हमारी जो मेरठ सेंटर की जो हमारे जो प्रेरक तत्व हैं, उसमें संगठन की दृष्टि से भी ऐसे ऐसे लोग आए और जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया और उसको जोड़ा। और इसके अलावा साधना की दृष्टि से भी मैंने ये देखा कि यहाँ पर हमेशा, जैसे मैंने बताया कि मदर की प्रेयर्स के साथ माता पुस्तक का एक चैप्टर हम हमेशा पढ़ते हैं और उस पर फिर चर्चा होती है और कभी ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जो लेटर्स ऑन योगा, सारी चीजों के जवाब मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शेविन से लोगों ने ऐसे ऐसे कई बार तो इतने अजीबो गरीब ऊट पटांग सवाल पूछे, शायद वो सवाल नहीं रखे। आप देखें लेटर्स ऑन योगा में प्रश्न नहीं है, केवल उत्तर ही है, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे होते थे कि आप सोचें कि इतना साहस इन लोगों में था। लेकिन श्री अरविंद की पेशेंस देखिए कि ऐसे अजीबो गरीब सवालों के जवाब उन्होंने 3-3 पेजों में दिए, 3-3 पेजों में दिए। और उन लेटर्स ऑन योगा से फायदा ये होता है कि जो साधकों के मन में जितने सवाल होते हैं वो सब आ जाते हैं, क्योंकि वो सब कॉमन फैक्टर्स हैं। और वो मैं देखता हूँ कि उससे बहुत बड़ा, अब आप देखिए किसी एक साधक ने कहा शेविन से कि मैं, देखिए मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानता, ना मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक है, आप मुझे कोई सिंपल सी ऐसी बात बता दो, मुझे ज्यादा विद्वता की बात मत बताओ, कुछ ऐसा बता दो मंत्र सा जो मुझे मेरी समझ में आए। तो तब शेविन ने लिखा कि ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू।
तो आप सोच के देखिए कि ये उन्होंने मदर यानी शेरविंद की जितनी भी सेइंग्स हैं वो सब किसी ना किसी साधक की डिमांड, कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर, कुछ टिप्पणी उसके परिणाम है। He always behave as if the mother is looking at you because she is always present. कि हम महसूस करें मदर को। आज भी आप देखिए कि आज कोविड का इतने दर्दनाक हालात हैं, आज भी मदर का नाम लेकर कोई परेशानी नहीं हो रही। आप देखिए गोयल साहब और भी बहुत से लोग हैं जो परेशानी आई लेकिन सब स्वस्थ हो गए। कोई परेशानी ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। मदर ने ये कहा है, मदर से किसी ने पूछा था एक बार कि ये सब चीज़ें हमारे सेंटर में डिस्कस हुई। मदर से किसी ने पूछा कि मदर मेरे ब्रदर हैं, वहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो क्या वो जाएँ या ना जाएँ? तो मदर ने ये कहा, विद माय नेम ऑन योर लिप्स, इवन इफ यू एंटर ए बैटलफील्ड, इवन इफ यू एंटर द हेल, यू विल रिमेन अनहर्ट, अनस्केच्ड। यानी कि आप मेरा नाम लेकर, आपकी जुबान पे मेरा नाम है, आप रणभूमि में जाएंगे, खरोंच भी नहीं आएगी। इतनी एश्योरेंस है, इतनी इतनी आश्वासन है शेरविंद का। ऐसा एश्योरेंस जब आदमी के सामने हो तो कोई महामारी, कोई दिक्कत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। तो मैं ये देखता हूँ कि इन सेंटर्स के अंदर, इन सेंटर्स कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और भी जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं जानता हूँ इससे भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमारी जो जो स्मृतियां हैं वो हमारी उन पुरानी चीजों पे जाती हैं। इसके अलावा फिर हम जब पौंडीचेरी गए थे कि 1981-82 में, तो मैं सबसे पहले वो भी बात मैंने डिस्कस की थी। शेरविंद के रूम में गए तो फादर ने बताया कि देखो निरोधा खड़े हैं। तो निरोधा को मैंने निरोधा सबको ब्लेसिंग का पैकेट दे रहे थे। दे तो वो 2 उंगलियों से रहे थे, पैकेट छोटा सा होता है ब्लेसिंग, और सब 2 उंगलियों से ले रहे थे। लेकिन मैंने उनका हाथ स्पर्श यूं किया कि मुझे पता है कि जिन्होंने 12 वर्ष तक शेरविंद को छुआ है, ऐसे इन हाथों को स्पर्श करके मैं भी धन्य हो गया। फिर मैंने देखा कि जब मैं पौंडीचेरी गया तो हमारे मेरठ सेंटर से हम लोग पहले से ही इन लोगों से बहुत परिचित थे। डॉक्टर इंसेन के पास गए और डॉक्टर केडी सेठना के पास गए। डॉक्टर केडी सेठना के पास गए तो 1 घंटा उनसे बात करी। हमारे फादर ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, डॉक्टर सेठना, हाउ टू रीड सावित्री? तो कुछ देर तो उन्होंने आंख बंद कर लिया, थोड़ा आंख मूंद ली, एक पॉज उन्होंने लिया। फिर उन्होंने कहा बंद आंखों से ही कि टू रीड सावित्री यू हैव टू रिमूव योर स्कल। टू रीड सावित्री यू हैव टू रिमूव योर स्कल। तो हमें बड़ी हंसी आई कि देखिए स्कल रिमूव करके आप सावित्री पढ़ेंगे, तो उनका इतने गहरे मीनिंग थे कि ये इस माइंड से समझ में आने वाली चीज नहीं है, और बिना भागवत कृपा के भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ केवल ये सारी चीजें मैं देखता हूँ कि क्योंकि हम इस सेंटर से जुड़े रहे और यहाँ ऐसे साधक आए, और फिर यहाँ पहले से पौंडीचेरी से इतने लोग आए, फिर हम जब पौंडीचेरी गए तो हमें उनका स्नेह और वो सारी चीजें हमें मिली। अब आप देखिए कि पूजा लाल जी, जिन्होंने गुजराती में लाइफ डिवाइन का किया, हम उनके कमरे में जाते थे और वहीं रहते थे, क्योंकि उनका घर वो एक्चुअली सरला जी से हम जुड़े हुए थे। सरला जी भी इधर की हैं, तो सरला जी उनकी सेवा में रहती थी और हम पूजा लाल जी के कमरे में जाते थे। और समाधि के पास पहला कमरा पूजा लाल जी का, जब आप जैसे ही समाधि में एंटर करते पहला कमरा पूजा लाल जी का, तो वो एक वीआईपी प्लेस थी। और इस तरह से मैं देखता हूँ कि वहां सबसे पहले दर्शन में कितनी भीड़ हो, हम समाधि के निकट ही रहे, हमें केवल पूजा लाल जी के कमरे से बाहर आना होता था। तो मैंने देखा कि हमें हर जगह, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो मेरठ हो, तो कोई भी चीज हो, वहां मदर की जो ग्रेस हमारे साथ हमेशा रहती थी, और वो एक प्रसाद हमें इस सेंटर की तरफ से हमेशा मिला। फिर मैंने देखा कि यहाँ लखनऊ से डॉक्टर के.एम. अग्रवाल आए और उनके साथ में एक प्रमोद जी आए, बहुत उच्च कोटि के साधक थे। डॉक्टर के.एम. अग्रवाल जो कि वो हमारे श्री जे अग्रवाल जी के फादर, बहुत उच्च कोटि के साधक थे, जो बनारसी दास मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे थे शायद। तो मैं देखता हूँ कि हमारे इस सेंटर में और माँ की कृपा से, साधना और संगठन की दृष्टि से कुछ ऐसा कुछ होता रहा और आज भी हो रहा है कि किसी भी चीज का अभाव, संख्या की दृष्टि से कभी कोई काम यहाँ नहीं किया गया, कभी मेंबर्स को बनाने के लिए जबरदस्ती जोर नहीं, किसी को आने के लिए नहीं, सब स्वेच्छा से। लेकिन संडे की मीटिंग में 10 से 11 बजे का टाइम ये हमेशा आज तक चला आ रहा है, और इस 1 घंटे के अंदर ही मैं देखता हूँ कि साधना में हमें वो सब मिल गया। मैं ये देखता हूँ कि जितने भी यहाँ पुराने साधक थे,
उनके घरों पे हमारा जाना होता था, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि उनके जीवन में वो कुछ भी बात करे, कुछ थोड़े समय के बाद में वो उसको कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को देंगे। जरा 4 लाइन ये पढ़ दो, 2 लाइन ये पढ़ दो। वो हर तरह से कभी ना कभी मदर के काम में सब लोग को इन्वॉल्व कर लेते थे। और इसीलिए मैं देखता हूँ कि ये सारी चीजें मैं आज शेयर करके और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर, मेरे ख्याल से अगर समय हो गया हो तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अवसर दिया। मुझे लगता है कि काफी जितना भी मुझे अभी बहुत कुछ रह गया, लेकिन जितना भी मुझे याद था और मेरी स्मृति में था, मैंने कुछ नोट भी किया था, वो सब मैंने सर आपके साथ शेयर किया। और कुछ खामियां रह गई हो तो वो कभी आगे पूर्ति हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। प्रज्ञान सर, हाँ जी। प्रज्ञान सर, ये रिक्वेस्ट थी कि जो भी नाम आपने बताए हैं तो उसमें आचार्य जी का नाम हम ठीक से नहीं सुन पाए, नहीं नोट कर पाए, तो आचार्य जी का नाम या तो इन राइटिंग दे दीजिए या आचार्य अभय देव। अभय देव जी। हाँ जी, एक्चुअली उनका नाम तो कुछ और था। अभय नाम शेविन ने दिया था उनको। जी जी जी। शेविन ने तो सबको नाम दिए। देखिए, जैसे वो मार्गरेट विल्सन थी, प्रेसिडेंट विल्सन अमेरिका के, उनको निष्ठा नाम दिया था, तो शेविन नाम देते थे। जी जी जी। हाँ। आचार्य प्रज्ञान अभय देव। आचार्य अभय देव। हाँ जी, नोट कर लिया मैंने। प्रज्ञान सर, हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ, ये कह रहे थे ना कि चरथावल में ही मदर की रेलिक्स है ना? जी हाँ, रेलिक्स हैं जी मैडम। मदर की अलग से है ना? अच्छा, अभय देव जी की है और आचार्य जी की है और मदर की है ना? हाँ मैडम, हाँ शेविन के रेलिक्स हैं। मैं हाँ, ये बताना, अच्छा वो आपने पूछ लिया। इसीलिए हमने पूछ लिया। हाँ, यहाँ मैडम 2 बार शेविन के रेलिक्स हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें वहाँ पे हैं, ये आप नहीं बता पाए सबको। मैं ये कह रहा था मैडम कि यहाँ जब चरथावल में रेलिक्स जा रहे थे तो तारा दीदी लाई थी रेलिक्स, और 2 घंटे के लिए मेरठ में भी रेलिक्स का यहाँ आयोजन हुआ था, और हमारे ये सेंटर को काफी उसका वो मिला था स्पर्श। तो 2 घंटे का एक प्रोग्राम रखा जिसमें सब लोगों ने रेलिक्स को प्रति अपनी भावना व्यक्त की थी। तो वो तारा दीदी लाई, वो शेविन के रेलिक्स थे, लेकिन वहां पे जो गुप्ता जी हैं उनके पास मदर के भी रेलिक्स थे। तो अब वो क्योंकि बहुत ओल्ड है तो उन्होंने बहुत दिनों तक संभाल के रखे, और उसके बाद उन्होंने लगा कि उन्होंने मदर के रेलिक्स को भी शेविन की समाधि में ही समाहित कर दिया। तो वो कह रहे थे, एक्चुअली ये गुप्ता जी बता रहे थे चरथावल में, कि चरथावल की जो समाधि है वो अकेली एकमात्र ऐसी समाधि है, अकेली समाधि है वो। मदर और शेविन दोनों के रेलिक्स एक साथ। जी, और वहाँ बहुत सारी चीजें उन लोग की हैं, बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उन लोगों ने किया था। वो रेयर चीजें वहाँ पे संकलित हैं। जी जी जी, चीज तो है। इस तरह से वो दर्शनीय स्थल है चरथावल जाना वहाँ पर, है ना? तो ये था, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्रज्ञान जी, आपकी जो वार्ता है वो तो गंगा की धार है जो बह रही है, और उसमें जितने गोते लगाएं उतना कम। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है। समय की मर्यादा तो एक रखनी आवश्यक है, किंतु ना आपका मन भरा है ना सुनने वालों का मन भरा है, ये तो सही बात जी, है। ऐसा ही कुछ है। मुझे याद है, मैं गोयल साहब और मैं लगभग 3 वर्ष पहले की बात होगी शायद, मेरठ सेंटर आए थे विजिट करने के लिए। जी जी, 2 साल हो गए, 2 साल। 2 साल पहले की बात है। बड़ा एक विलक्षण अनुभव वहां पे हुआ था। वहां पे वो गोयल साहब का माइक बंद है शायद। गोयल साहब, आपका माइक बंद है क्या? गोयल साहब, आपका माइक नहीं चल रहा। गोयल साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनका साउंड सिस्टम ही बैठ गया है।
बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ था। जब तक गोयल साहब वापिस आते हैं, मैं उसको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे हम गोयल साहब और बाकी प्रज्ञान जी के पिताजी और कई कन्या लोग, अन्य कई लोग थे जो सेंटर से थे, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। गोयल साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं जा रही है। नहीं आ रही है। उनकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ है यहाँ, नहीं उनकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे याद है वहाँ पे एक बड़ी वयोवृद्ध महिला थी जिन्होंने हमें ये कहा कि आप तो माँ के स्थान से आए हैं, नोएडा से आए हैं, और मैं मदर के लिए कुछ भेंट देना चाहती हूँ। और प्रज्ञान जी, आपको तो शायद याद होगा वो हाँ, सावित्री देवी थी, सावित्री देवी। सावित्री देवी, हाँ हाँ हाँ। गोयल साहब, आपका माइक बंद है। गोयल साहब का माइक बंद है। तो उन्होंने अपनी गांठ खोलकर कुछ पैसे दिए, और प्रज्ञान जी के फादर ने उनसे कहा कि तुम कहाँ से लाई हो ये पैसे? तुमने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं? ये इको आ रहा है कहीं से। हेलो, हाँ। वो सावित्री देवी जो थी, उन्होंने ये कहा कि एंड शी वाज अ वेरी पुअर लेडी, बड़ी डिवोटेड थी, हर बात में माँ का नाम लेती थी, और बात जिस तरह से कर रही थी ऐसे लगता था कि शी वाज रिलेटिंग टू समबडी जो कि उनके घर में ही रहती हो या उनके आसपास रहने वाली हो, कि मेरी माँ से ये बात हुई, माँ ने ऐसे बोला, मैंने माँ से वैसे बोला। और जब उनसे प्रज्ञान के पिताजी ने पूछा कि ये पैसे तुम कहाँ से लाई हो, तो वो कहती है कि बरसों से मैं पैसे एकत्रित कर रही थी, ये मेरे वो पैसे जो मुझे राखी और भाई दूज पे मेरे भाई देते हैं। और वो इतनी पवित्र वो राशि जो थी, सवाल अमाउंट का नहीं है, सवाल उस राशि का है जितनी भी थी, और हमारे लिए तो बहुत देशकीमती राशि थी। और मैं कई बार इस बात को चर्चा करके यहाँ इन मंच में बता भी चुका हूँ कि प्रज्ञान जी वहाँ से आने के बाद में गोयल साहब के कहने पर मैंने नोएडा से उनको एक धन्यवाद का पत्र भेजा जी, उनको एक शायद ब्लेसिंग पैकेट भेजा, और जो रसीद थी उनके पैसे की वो भेजी। और आज मैं आप सबके सामने इस बात को दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि वो पैसा, वो जो था, वो जो उनके हाथ का जो दिया हुआ पैसा था, हमने बैंक में जमा नहीं कराया, वो अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है ब्रांच में, और वो हमारी बड़ी अमूल्य धरोहर है। उसको हम देना चाहेंगे। तो फोटो शेयर करिए जरा। मेरे टेलीफोन है नहीं, मेरे टेलीफोन पर फोटो है आपके पास? मेरे नहीं, मैं लैपटॉप, मैं टैबलेट पे हूँ गोयल साहब, फोन पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने आपको वो फोटो भेजी है, ट्रांसफर की है। हाँ, फोन पे। वो बहुत ही हृदय विदारक स्मरण है। वो फोटो आप शेयर कर सकते हैं क्या गोयल साहब? नहीं, वो फोटो जो है मैं शेयर नहीं, मैंने आपके टेलीफोन पर भेजी। मैं टैबलेट पे हूँ, फोन पे नहीं हूँ। अच्छा रुकिए, मैं देखता हूँ। चलिए देखिए, किसी तरह कर दें। बहुत सुंदर फोटो है। हाँ, आपकी मिस कॉल तो है, आपने फोन भी फोटो किया। फोटो भी है। इसी प्रकार दिखा पाऊंगा इस समय तो। इज इट विजिबल? दिख रहा है कुछ? नहीं।
चलिए, वो अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। तो रिफ्लेक्शन की वजह से फोटो दिखाई नहीं दे रही शायद। ये तो किन्हीं टेक्निकल कारणों से ये फोटो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, किंतु मैं इसको एक काम करूंगा मैं गोयल साहब, ये जो हमारी स्टेट कमेटी का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इस मीटिंग के बाद में मैं या अभी इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ ताकि बाद में लोग देख पाएंगे इसे। चलिए अरुण जी, आगे बढ़िए। प्रश्नकाल का समय है, यदि कोई सज्जन, कोई साधक प्रज्ञान जिससे कोई बात पूछना चाहे तो वी हैव फ्यू मिनट्स। प्रज्ञान जी, डॉक्टर प्रज्ञान जी। हाँ जी सर जी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा डॉक्टर अभय देव सिंह के लिए, देव के लिए। ये कब से कब तक थे आश्रम में? देखिए, ये वैसे तो देखिए जो 1970 में उनका देहांत हुआ है, और आप समझ लीजिए कि उससे पहले ये करीब करीब, क्योंकि मेरे फादर उनसे पहली बार मिले थे 1952 में। मैंने बताया था कि 40 उनको ना गुरुकुल के किसी व्यक्ति ने बताया था, आर्य समाज के, कि अगर आपको शिवन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आचार्य अभयदेव से मिलें चरथावल। तो चरथावल में वो, लेकिन चिट्ठियों से तो पत्राचार तो चल रहा था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये 50 से पहले से, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन 50 से भी पहले ये आश्रम में, क्योंकि आप देखिए शेविन ने शरीर 50 में छोड़ा है, तो श्री अरविंद से ये पत्राचार करते रहे हैं, और श्री अरविंद ने इनको नाम अभय दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 40s के दशक से, आप फ्रॉम 40s and right up to 1970 he was associated with Sri Aurobindo Ashram. ओके, धन्यवाद। Thank you. जी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे मीनू दुबे, कि सेंटर जो है वो स्वयं माँ का स्वरूप धारण कर लेता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सच में ये बहुत शक्ति देता है, और वो भी इस समय पैंडेमिक के टाइम में हम लोग जैसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो निश्चित रूप से दैट्स अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग, स्पेशली टू मी। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू, थैंक यू। प्रज्ञान जी, उस समय की पुरानी पुस्तकें आपके पास तो होंगी, उनका संग्रह होगा लाइब्रेरी के रूप में? सर वो संग्रह क्या, वो लोग ले जाते हैं फादर से और वो मना कर नहीं पाते। हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है, उसमें हमने शुरू भी किया इशू करना, लेकिन वो लोग वापस नहीं देते। बहुत सी अच्छी दुर्लभ पुस्तकें ऐसी हैं जो वापस नहीं आ पाई, लेकिन अभी भी कुछ हैं सर। जैसे आचार्य अभयदेव की जो 6 कुछ पुस्तकें हैं, जो एक ब्राह्मण की गऊ और एक योग यात्री, और सर डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी ने ही इनका प्रकाशन किया है, आश्रित प्रकाशन, और उनके पास भी सारी बुक्स मिल जाती हैं। वैसे जो हमें नहीं मिल पाती वो हम डॉक्टर सुरेश त्यागी से ले लेते हैं। और चरथावल में भी है सर, चरथावल में भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, वहाँ भी सब किताबें जो करुण जी की द्वारा लिखी हुई पुस्तकें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, करुण जी जो है सर। डॉक्टर त्यागी के प्रयासों से तो नोएडा में हम एक नॉलेज सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर त्यागी का गाइडेंस भी हमें मिल रहा है जी। डॉक्टर साहब ने कई पुस्तकें मतलब कई पैकेट पुस्तकें यहाँ भेजी हैं, जिसको हम नोएडा ब्रांच में हमने सहेज के रखा है। हाँ जी, और अभी ये कोशिश भी है कि जो पुराने सोवेनियर हमारे यहाँ छपे हैं जी, और जो कई दुर्लभ अंक इस प्रकार के लोगों के पास में है, उनको हम एकत्रित करके यहाँ पे एक जगह सम्मिलित करके उसे रख सकें, जी, जी। क्योंकि बहुत सारा बिखरा हुआ साहित्य यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है।
और एक सर काम तो डॉक्टर नोएडा जी ब्रांच सर ने जो एक काम किया वो तो शुरुआत में ये किया कि सोसाइटी की जितने भी हिंदी के पब्लिकेशन थे उनको सेंट्रलाइज करके यहीं से पब्लिश करना शुरू किया हिंदी जोनल कमेटी के जी अंतर्गत। और दूसरा जो अब ये हम कर रहे हैं वो ये है कि ये नॉलेज सेंटर जिसमें इस प्रकार की जो कलेक्शन है, इनवैल्यूएबल कलेक्शन है, जी तो जी शायद अगर एक बार चली जाए तो दोबारा मिलेंगी नहीं। कई बिल्कुल पुस्तकें हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई ऐसे पब्लिकेशंस हैं, कई ऐसी मैगजीन्स हैं जिनकी मात्र एक कॉपी बची है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हम सहेज के रख रहे हैं। और मेरा जी ये भी निवेदन है इस समय आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको और तमाम हिंदी क्षेत्रीय लोगों को और यूपी स्टेट कमेटी के लोगों को, यदि इस प्रकार की पुस्तकें, यदि इस प्रकार की मैगजीन्स आपके पास में हैं, मेरा निवेदन ये रहेगा कि उनको अपने तक ना सीमित रखें, उन्हें आप यहाँ भेज दीजिए, जिससे कि हम उसको प्रॉपर तरीके से कैटलॉग करके उसके रख रखाव की पूरी समुचित व्यवस्था कर सकें और करेंगे। और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में वो यहाँ रहेगी। तिवारी जी, बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहे, कुछ कहिए। माइक बंद है आपका, आपका माइक बंद है, पहले माइक चल, माइक बंद है, माइक। जी 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 सर प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दी? जी सर सुनाई दे रही सर, प्रणाम। सुनाई दी मेरी आवाज? जी सर। हाँ अरुण जी। जी गोयल साहब। हेलो जी मेरी आवाज सुनाई दी? गोयल साहब आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो हाँ आ रही है जी गोयल साहब, सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है गोयल साहब आप दो जगह से लॉगिन, आपने क्या दो जगह से लॉगिन किया है क्या, फोन से भी और लैपटॉप से भी? नहीं तो अब ऐसा है कि मैं एक जगह से बंद कर रहा हूँ। मेरी अब तो आवाज आवाज साफ, अब तो बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो अब मैं कुछ बोलूँ आप कहे तो? जी बोलिए ना। जी आज प्रज्ञान जी ने जो पवित्र गंगा में सब लोगों की डुबकी लगवाई है वो बहुत ही आनंद की चीज है। चरखा बल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है और प्रथम स्थान है और केवल ओनली स्थान है, तो बालाजी ने भी अभी प्रश्न किया, जहाँ श्री माँ और श्री अरविंद दोनों के अवशेष की समाधि बनी हुई। वहां जाकर के कुछ वातावरण और तरंगें ऐसी होती है कि आदमी का मन ही एकदम कि प्रज्ञान जी वो तपे हुए सोने हैं जो कि एकदम पक करके आग में से निकले। वो साधक है जो साधक की बहुत मुश्किल से पैदा हो। ये मैं मंत्री के रूप में जो भयंकर काम किया, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ भयंकर, तो उसने सारे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये मैं नहीं था, ये उनकी अथक परिश्रम था कि यहाँ से लेकर के प्रयागराज तक, अयोध्या तक, बस्ती तक प्रज्ञान जी ने किसी को नहीं छोड़ा। सब जगह विजिट की और सब जगह साहित्य का वितरण किया। पीले लिफाफों के साथ जो फोटो है वो उन्हीं के मंत्रित्व का है। ये वो प्रज्ञान जी हैं जो तपे हुए हैं और जो भावी उत्तर प्रदेश के बहुत होनहार चेयरमैन जब भी बनेंगे सिद्ध होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं इसी के साथ जो पवित्र आज उन्होंने इस बड़ा सुनाई है, उन सब के लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्रज्ञान जी 2022 की तैयारी है। और वैसे भी गंगा स्नान करने के बाद तो पूरी और जलेबी का नाश्ते का प्रबंध होना चाहिए। आपके सबने कह दिया, आपने गंगा स्नान कराया है आज। थैंक यू सर। ये सब माँ की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद है और
आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया कल, गोयल साहब ने मुझे जिम्मेदारी देके, मैं तो बिल्कुल भी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हमारे अभी स्पीकर्स हैं और हमें उनको शेयर करना चाहिए। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं सर ज्यादा। अंतर है प्रज्ञान जी, स्पीकर ऐसे भी होते हैं जिनको मटेरियल तैयार करना पड़ता है, जिनको मटेरियल ढूंढना पड़ता है, जिनको रिसर्च करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, और स्पीकर ऐसे भी होते हैं जो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। आपको क्या तैयारी करनी पड़ी? आपके पास तो इतनी सारी संस्मरण है, इतनी सारी मेमोरीज है, इतनी सारी यादें हैं। हम तो चाहते हैं, देखिए मैं एक बात आपसे को पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, ज्ञान चर्चा तो हर जगह होती है, हर प्लेटफॉर्म पे होती है, किंतु ये जो भावनात्मक एक्सचेंज है, ये जो मेमोरीज का जो एक्सचेंज है, जिससे कि आदमी के हेरिटेज का मालूम पड़ता है, जिससे कि हमारी लीनियज का मालूम पड़ता है, ये हर जगह नहीं होता है। दिसंबर से लेके मई तक अगर हम यहाँ सावित्री पढ़ रहे होते तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जिस प्रकार से आज आपके बारे में जानने को मिला है, जिस प्रकार से तिवारी जी ने जो काम किया उसके बारे में जानने को मिला है, जिस प्रकार से वृंदावन में काम हुआ है, मथुरा में काम हुआ है, और जगह काम हुआ है, आगरा में काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ता? ये भी एक आवश्यक अंग है, ये भी होना चाहिए, और ये ज्यादा फलदायी है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये तो वो मिट्टी है जिसके ऊपर ज्ञान रूपी पेड़ बड़ा होगा। अगर जड़ ये मिट्टी नहीं हो हमारे पास में, इसमें भक्ति भी है, इसमें श्रद्धा भी है, इसमें समर्पण भी है, इसमें सब कुछ तो है। जब तक ये नहीं होगा तो वो ज्ञान का पेड़ कहाँ से खड़ा होगा? ये तो बहुत जरूरी है। और आप जैसे लोग अगर इस बात को कहते हैं तो बड़ा आनंद आता है सुनने में। बड़ा तो पिछले कई सीरीज से मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ही प्रकार का आनंद हो रहा है, सब अपनी मेमोरीज लेके आ रहे हैं बात करते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें, नहीं तो तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका माइक बंद है। जी सर, प्रणाम। मैं तो पहले आपको बधाई देना चाहता हूं सीधे, जो आप हमारे हिंदी क्षेत्रीय समिति के सचिव नियुक्त हुए हैं। और दूसरी बात, मैं पहली बार ये दाढ़ी देख रहा हूं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब कोरोना आपको इतना सुंदर चिकना सा देखता रहा, इस बार दाढ़ी में देख करके मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसलिए मैंने अपने पिता की बात कह दी आपको। और दूसरा जो है, मैं प्रज्ञान चौधरी जी कहूँगा, आपने प्रोग्राम करके चरथावल जैसी पवित्र जगह को दिखा दिया आपने हम लोगों को, और हम उस क्षेत्र में भी गए गंगा जी के, जहाँ पर भागवत कथा सुनाई थी दीक्षित जी को, वो देखने को मिला। और उसमें दो चीज हमें और नहीं भूल रही है उस चरथावल के सेमिनार में। एक, इनके पिताजी श्री नरेंद्र सिंह जी का उद्बोधन, और दूसरे करण सिंह जी का उद्बोधन। मैं फिर से उन लोगों का दर्शन करना चाहता हूँ। कोई ऐसा माँ प्रोग्राम बना दे कभी, हम फिर एक बार चरथावल आ जाएं और उन सब लोगों को देख लें, उनकी वाणी सुन लें। वो बहुत पूजनीय लोग हैं। इनके पिताजी तो ही हैं, विधायक रहे हैं, और मुझे उनके बारे में एक बड़ी प्रशंसात्मक चीज सुनने की मिली। लास्ट में विधायक न होने के लिए वो घर में ताला लगा के भाग गए कहीं बहे, और मुझे अगली बार टिकट नहीं लेना, नहीं चुनाव लड़ना। ये सब चीजें बड़ी हृदय विदारक हैं। उनके त्याग की एक प्रतिमूर्ति है वो नरेंद्र सिंह जी, और आज हमारे बीच में, ये हमारे बड़े हर्ष की बात है। वो श्री अरविंद जी का दर्शन कर चुके हैं, देख चुके हैं, अभय देव जी के संपर्क में रहे हैं हमेशा। ऐसा कोई प्रोग्राम कभी माँ कर दें तभी संभव है, क्योंकि संसार बड़ा विलक्षण गति से जा रहा है। मुझे मौका आपने दिया अरुण नायक जी, बहुत अच्छा लगा बात करने का। मैंने अपने हृदय की बातें दो एक कह दी। ऐसे सेमिनार ऐसे होते रहे, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, प्रणाम। आपने तो सीधा दाढ़ी मूंछ पर ही आघात कर दिया। आप शुक्ताल की बात कह रहे थे शायद। जी शुक्ताल है वो स्थान जहाँ पर, हाँ, शुक्रताल गया था मैं, जहाँ उनको परीक्षित जी को कथा सुनाई सुखदेव ने। वो प्रत्यक्ष जगह है जो बड़ी प्रेरणादायक है, और वहाँ के जो ऋषि हैं उन्होंने हमको बहुत चीजें सहेज की दी, और आजकल सुरक्षित रखे हैं, उसको पढ़ते भी हैं। उसे मैगजीन से दी थी, और धुण्यांग वस्त्रम दिया था हमको। हम वो प्रसाद इन्हीं के रूप में मानते हैं कि
ना ये प्रोग्राम कराते हैं वहाँ चरथाल में, ना उनका प्रसाद हमको मिलता, ना वो जगह हम देख पाते। बहुत मनोहारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, पवित्र जगह है, वो कहीं संगम से कम नहीं है वो जगह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राचीन तीर्थ है वो। जी सर। और अभी भी अछूता है। जी जी, अभी भी अछूता है। नायक डॉक्टर सर, बिजवाला सिंह कुछ कहना चाह रही है। हम नमस्कार। कहना, एक निवेदन मेरा भी है जी, कि नमस्कार। देखिए हमारे सोसाइटी में सर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके परिवार के लोग मदर श्री अरविंद के सानिध्य में भी रहे हैं, ये उनका सौभाग्य रहा है। लेकिन जो कुछ लोग बाद, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे परिवार में मदर श्री अरविंद का कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मुझे तो जोड़ लिया गया, चाहे जिसने भी जोड़ा ना, मैं नाम मैं क्यों बताऊं, और मैं जुड़ गई। और फिर मैंने भी बहुत लोगों को जोड़ा। अब नए लोग तो सर ऐसे ही जुड़ेंगे ना, तो वो मदर श्री अरविंद को कैसे जानेंगे? किताबें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, और बहुत स्वाभाविक है कि उनकी जो सोच है, समझ है, फीलिंग है, वो उस तरह की तो नहीं होगी जो उस पावन भूमि का जो स्फुरण उनके भीतर है, जो वाइब्रेशन उनके 3 पीढ़ी के लोगों ने ली थी, वो स्फुरण की उम्मीद आप, हम या कोई कैसे कर सकता है? और बहुतेरे लोग आज भी हैं जो मदर की कृपा से जुड़ तो गए हैं, नो डाउट। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सेंटर के लोगों की बात आज निवेदन करना चाहती हूँ, अच्छा अवसर मिल गया मुझे, क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों ने लगातार प्रोग्राम किए। अभी मैं जब ये 10 मार्च को मैंने, आप तो खुद बनारस में आ गए हैं, हम लोग के साथ रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छा यूथ कैंप किया, उसके बाद ही ये सब शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ हम लोग जो टीचर्स हैं, मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरह से, ठीक है, जो भी उनकी ज्ञान बुद्धि है, जो भी पढ़ के आधा सही आधा गलत समझते हैं, उसमें से भी बोलते समय आधा और गलत कर देते हैं, लेकिन वो प्रयत्नशील हैं सर, वो लगे हुए हैं। तो अगर उनको अगर थोड़ा भी कभी सामने नहीं लाएंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, फिर वो कम पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बात नहीं है कि हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, कम से कम मैं तो बिल्कुल बोलने से भागती हूँ, मुझे बोलने आता भी नहीं, मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, और मैं सुन रही हूँ, मैं बहुत श्रोता के रूप में बहुत बढ़िया सुन लेती हूँ। लेकिन ये मेरी प्रार्थना है कि जो नए लोग हैं, चाहे जहाँ के भी नए लोग हैं, जिनको आप मेंबर बना रहे हैं, जिसको एक छोटी सी बुकलेट दे देते हैं मदर श्री अरविंद की, वो तो वहीं से शुरू कर देता है जीवन ना। तो उससे जो कोई पूछेगा तो उनका जन्म दिवस बताना शुरू करेगा, वो इंग्लैंड गए थे, उन्होंने शिक्षा पाई, मदर का जन्म पेरिस में हुआ था, तो वो भी तो, उसके बाद जो श्रोता है, वो श्रोता भी वही नहीं जानते, उनको वही जानना है कि मदर कहाँ से आ गई थी, अच्छा ये मदर टेरेसा तो नहीं थी, ये एनी बेसेंट तो नहीं थी, तो फिर वो जो बता देती है कि वो पेरिस में जन्मी थी। तो ऐसा नहीं है सर, नए पढ़ने लोग, लिखने वाले लोगों का भी थोड़ा योगदान तो है। और कहीं ना कहीं जो जहाँ है, चाहे कहीं कोने कतरे में भारत के, आप तो बहुत जगह गए हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, मेरी आपकी कोई तुलना नहीं है सर, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते विश्लेषण तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, कि हर व्यक्ति का छोटा बड़ा सबका योगदान है, ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है, भाई जिसकी 3 पीढ़ियां जुड़ी हैं तो उसकी तो बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसके यहाँ तो बिना पढ़े सावित्री का ज्ञान है, उसके ऊपर तो वरद हस्त है सर, लेकिन जो अभी पढ़ना शुरू किया है ना, तो वो फिर वो कहेगा कि हमने पढ़ा है, हमारे बाबा ने, हमारी दादी ने पढ़ा था। तो सर ये एक निवेदन था मेरे मन में, और इसके पीछे मेरी कोई और दूसरी मंशा नहीं थी। अच्छी एक बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई और एक वार्तालाप हो गया। प्रणाम सबको, अपना प्रणाम करती हूँ। गोयल सर आपको बहुत प्रणाम मैं कर रही हूँ, बहुत दिन बाद मिले। और वाजपेयी सर आपको भी बहुत नमस्कार। अरुण नायक सर बहुत नमस्कार, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। आपने तो अनमोल रत्न यूथ कैंप दे दिया बनारस को, अब क्या देंगे आप हमको? हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, मैं बता नहीं सकती। देखिए माँ की कृपा है, हम तो सब निमित्त हैं उस बात के। आप जैसे लोग हमारे साथ 4 दिन रहे हैं तो हमारा वही सौभाग्य हो गया, हमारे लिए आचार्य अभय देव आप ही हो गए। चलिए, अरे कैसी बात है, जिसको पाएंगे मदर के काम के लिए हम उसी को ना मान लेंगे, कैसी बात? प्रज्ञान जी कार्यक्रम बंद करिए, बहुत हो रहा है। बहुत हो गया ना, चलिए हो गया, हमने सही जगह पहुंचाया निष्कर्ष को, हमने जिसको पाया अगली बार बड़ा समझ लेंगे। माने अरुण जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आज्ञा है क्या?
अरे डॉक्टर साहब कैसी बात, आइए ना। मैं एक तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी जी को, और शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, वो उनके पूज्य पिताजी हमारे विद्यार्थी जीवन में आदर्श रहे और अनेक बार उनके दर्शन किए। अभी मनमना भव कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ था आदरणीय महेश्वरी जी की स्मृति में, उसमें उनको मुझे सुनने देखने का अवसर मिला स्क्रीन पे इस कोरोना काल में। तो उनकी साधना और जिस तरह से आज का आत्मकथ्य है, जो संस्मरण जो आप कह रहे हैं, इसमें जो सच्चाई, जो गहराई, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मिट्टी है जिसमें जड़ें पनपती हैं ज्ञान की। तो ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी पुरानी स्मृतियां, बहुत कुछ मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रज्ञान चौधरी जी को। किस तरह से ब्लॉसमिंग होती है, किस तरह से जो है वो पुष्पित तो पल्लवित होता है कोई व्यक्ति, अगर उसको बैकग्राउंड मिल जाती है या इस तरह के महान व्यक्तियों का संसर्ग मिल जाता है। माननीय अभय देव जी की मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, और उसमें शेरविन के साथ जो उनके पत्र हैं वो मैंने पढ़े हैं। बहुत सुंदर उनकी साधना थी, और उनसे जुड़ने का, उनको स्पर्श करने का कितने अमानविक बताया कि वो जिस दरवाजे से छुल गए थे उसको उन्होंने सहेज के रखा। तो आदित्य से प्रज्ञान तक की जो यात्रा उन्होंने सुनाई बहुत ही आनंददायक थी, और बिल्कुल सचमुच ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन ये जो भक्ति से परिपूर्ण जो वार्ताएं हो रही हैं, ये सचमुच एक अलग दृश्य उपस्थित कर रही हैं, और बहुत उसका आनंद ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर प्रज्ञान जी का। मैं व्यास जी एक बात और कहना चाहूंगा कि त्यागी जी जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सुंदर प्रयास है, जिसके बारे में आपने भी बताया। और ये आप, मेरा आपसे एक आग्रह है कि एक अच्छा सा व्हाट्सएप बना करके आप लैंग्वेज में भेजिए, क्योंकि हमारे सेंटर में भी बहुत सारी पुराने ऐसी किताबें हैं जो बहुत संभाल के हमने रख रखी हैं, कि दुर्लभ हैं, चाहे वो कुछ स्मारका हो या बहुत पुरानी अर्चना हो जो सन 50-56 में छपती थी, या पुरोधा हो। तो उनको हम चाहते हैं कि कहीं कुछ बाइंड भी कराई थी, लेकिन फिर उसके बाद में दीमक खा गई। तो हम चाहते हैं कि कहीं ये निश्चित रूप से सुरक्षित न केवल हो, बल्कि अगर रिपब्लिश हो सकती हो तो रिपब्लिश भी होनी चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप एक विस्तृत सुंदर सा व्हाट्सएप बना के भेज देंगे जो आपने कहा, और तो वार्ता में सभी तो उपस्थित नहीं है, तो हम लोग ये काम कर सकेंगे, और आपके केंद्र में या नोएडा केंद्र को केंद्र मानते हुए वहां पर इस तरह का साहित्य हम भेज सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर वाजपेयी जी, ये आपकी जो वार्ता थी उसी वार्ता से, तो उस वार्ता को भी मैं याद करता हूँ जब, तो आपके जो संस्मरण थे उनको सुन के तो बड़ा रोमांच हो गया था। और उसके बाद में देखिए किस प्रकार से ये धार बह निकली है। ये देखिए पहले मना कर दिया था, पहले अस्वीकार कर दी थी मेरी प्रार्थना। हाँ। इस पर हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत गुस्सा थे कि मेरा अस्वीकार करके आपका कहना कैसे मान लिया प्रज्ञान जी ने। चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर। ये जो नॉलेज सेंटर वाली बात है नोएडा की, ये कई वर्षों से मन में थी, और कोर ग्रुप में मीटिंग में भी इसकी चर्चा बहुत पहले हमने करी थी। और इसके बारे में डॉक्टर त्यागी जी ने एक ईमेल भी भेजा है सारे सेंट्रल ब्रांचेस को। मुझे लग रहा है वो शायद कहीं मिस हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, या कहीं रह गया होगा। आप जो कह रहे हैं मैं उसको दोबारा करता हूँ, मैं इसको पूरा लिख के एक व्हाट्सएप बना के और एक ईमेल भी बना के सबको भेजता हूँ, जो विच विल बी एड्रेस्ड नॉट ओनली टू द हेड ऑफ द ब्रांच और द सेंटर, ऑल्सो टू द इंडिविजुअल मेंबर, जिसके पास में भी जो कुछ भी कहीं पे हो। वाजपेयी जी, मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये सबसे बड़ी गलती मुझसे ही हुई है कि मैं शायद पहले ध्यान ही नहीं दे पाया और इसकी कीमत समझ ही नहीं पाया। कीमत तब समझ में आई जब हमारी लाइब्रेरी में बहुत समय से प्रयास त्यागी जी कर रहे हैं, लेकिन समय अब आया है आपने। नहीं, इसको जब मैंने बात करी और जब मैंने त्यागी जी से कहा था कि त्यागी जी मैं नॉलेज सेंटर नोएडा में चालू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, तो त्यागी जी ने सबसे पहले तो अपने पास जो मटेरियल था वही कलेक्शन यहाँ भेजा मेरे पास में, और वो 2 लॉट में आ चुका है जी। और इसके बाद मैं जो आपसे बता रहा था, हुआ ये था कि मैं इसकी कीमत यूं नहीं समझ पा रहा था। तो ठीक है तो है, मैगजीन्स पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं। हमारी लाइब्रेरी में दीमक लगी, और ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। दीमक लगने के बाद में बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ, जिसमें कि कुछ पुस्तकें जो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हुई, किंतु आंशिक रूप से मेरे ख्याल से 15-20
मैगजीन्स जो थी वो खराब हो गई थी। किंतु तभी से मुझे लगा कि अगर ये मैगजीन्स खराब हो जाएंगी और अगर इनको कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तब कैसे होगा। पहले मेरे दिमाग में जो परिकल्पना थी नॉलेज सेंटर की वो दूसरे किस्म की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो केवल एक लाइब्रेरी सी बन के रहे, किंतु तभी से मुझे मन में ये लगा कि कम से कम जो पब्लिश्ड मटेरियल हमारे पास में है, ये जो धरोहर है, इसको कहीं तो कोई संजो के रखे। तो वहां से ये बात निकली। जी जी, ये रेफरेंस बुक का काम करेंगे सर। ये जी रेफरेंस बुक का बहुत गहरा बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और इसके लिए मैंने स्टील की अलमारियां जो हमारे पास में हैं और जो कुछ पहले से थी उनका सारा इंतजाम करके, फ्यूमिगेट करके, साफ करके अलग से रख दिया है। और वहाँ पे जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं धीरे धीरे सारा उनको हम लगा रहे हैं। और जैसे ही ये कोरोना का पीरियड समाप्त होगा उसके बाद में एक इसका प्रॉपर स्टाफ का इंतजाम करके सारी कैटलॉगिंग नए से शुरू हो जाएगी उसकी। ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। गोयल साहब, अगर आपकी अनुमति हो या किसी और से कोई कुछ कहना चाहे तो, अदरवाइज वी विल क्लोज टुडेज मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो समापन की ओर चलते हुए मैं एक मिनट अरुण जी, मैं ये चाहूंगा कि ब्रिजबाला जी अगर सुन रही हो तो ब्रिजबाला जी हमारे वार्ताकार के रूप में कब उपस्थित होंगी? सर कभी नहीं, प्रार्थना है उनसे। मुझे सुनने दीजिए सर, मुझे सुनने दीजिए। नहीं आपको क्या आपको सुनना चाहता हूँ। नहीं ब्रिजबाला जी, मुझे सीखने दीजिए सर, मैं अभी पढ़ना शुरू की हूँ। नहीं, आपको खाली आपके क्लास के स्टूडेंट्स सुनते हैं, ये तो प्रिविलेज खाली वहां तक तो नहीं रह सकता। नहीं, हम तो ये चाहेंगे मानना पड़ेगा। नहीं सर, हम बाद में करनी ही पड़ेगी। हम बाद में, हम जब इस काबिल हो जाएंगे तो बता देंगे। आप कितनी काबिल हो चुकी है? नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत काबिल हो चुकी है। अच्छा, एक बात और बता दे, निवेदन मेरा है कि जो संस्मरण होते हैं ना, उनसे जो ज्ञान निकल के आता है वो ग्रहणीय हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को जरूर तलाशिए जिनके पास संस्मरण भरे पड़े हैं। तो उनमें से ब्रिजबाला जी सचेत मेरे सामने है। मैंने तो अभी शुरू किया जीवन, मेरे पास तो संस्मरण है। नायक सर का बड़ा तपा हुआ जीवन है। पोदार जी का, हाँ नहीं, पोदार जी मेरे सामने आए हैं, पवन जी, ये जो नए जो लोग हैं उन्हीं के सानिध्य में मैं रही हूँ। वही लोग मेरे घर भी आए हैं, बहुत लोग, ये सब है। लेकिन उसके पहले के जो लोग हैं सर, आप ढूंढिए ऐसे, जैसे प्रज्ञान सर ने बहुत चीजें उसी धूल में लगा हुआ। हाँ, तो आप उसी में लगिए, पकड़ के ला रहा। बाद में जब आप कभी कह देंगे तो देखा जाएगा। मैं अभी इतना नहीं हूँ, मुझे अभी इस काम के लिए चलिए मेरी पेंडिंग रखिए मेरी। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे सुनने दीजिए सर। अरे नहीं, मुझे सुनने दीजिए। लेकिन आपको देख के बहुत दिन बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, हमारे केंद्र के लोग आपको बहुत याद करते हैं। अरे वाह वाह, आपने कह दिया मैं गदगद हो गया। बस ठीक है, हमारे यहाँ के लोग आपको बहुत याद। ठीक है, चलिए देखिए कब मिल पाते हैं हम लोग फिर से। ठीक। प्रणाम सबको, प्रणाम। Can we have the meditation music please? जी सर। वाजपेयी जी, मेडिटेशन का म्यूजिक मिल सकता है? जी सर, जी चला रहे जी। Namo
बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और समापन से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगली वार्ता 22 तारीख को होगी और हमारे वार्ताकार जो है वो है ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, जो बनारस सेंटर से है। मुझे लग रहा है कि शायद ज्योत्सना जी आज यहाँ उपस्थित थी। आई हैड सीन हर, अभी शायद नहीं दिख रही मुझे वो। तो आज अब फॉर्मली हम आई एम क्लोजिंग टुडेज मीटिंग। आप सबको नमस्कार। प्रणाम भैया, प्रणाम।